जय हिंद दोस्तों। ये हमारा कोशिका का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन यह एक कोशिकीय की सबसे बाहरी परत होती है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों कोशिकाओं की यह सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका की, या फिर आप इसे यह कह सकते हैं कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। मान लीजिए यह कोशिका है, इसकी सबसे ऊपरी जो परत है, इसके ऊपर जो सबसे इसकी ऊपरी परत है, ऊपरी परत यह इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, जो कि कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जैसे मान लीजिए यह आपकी सेल है, तो इसकी ये जो बाहर जो पर्यावरण है उससे ये इसको अलग करती है, मतलब उससे एक अलग इसको बनाए रखती है। मतलब कि यह एक सेल है तो उसको अलग एक रूम में, उसको एक अलग आकार में सुनिश्चित करती है। इसका ये कौन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ये कुछ पदार्थों को बाहर तथा कुछ को अंदर लेती है, और कुछ को बाहर नहीं, जो इसके काम का नहीं रहता है उसको बाहर निकाल देती है, और जो इसके काम का होता है उसको अंदर ले लेती है। ये काम किसका है, ये प्लाज्मा झिल्ली का काम है या कोशिका झिल्ली का काम है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होता है, क्योंकि इसकी जो झिल्ली ये होती है, इसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। मतलब जैसे मान लीजिए अब ये एक सेल है, ये इस सेल है, अब इसके अंदर जो लिक्विड सब कुछ भरा है, अगर ये परत नहीं रहेगी तो ये बताइए ऐसे पूरा एकदम बह जाएगा, पूरे शरीर में आपके ऐसे घुल मिल जाएगा, तो बेकार सा हो जाएगा ना। तो इसीलिए उसको एक सुनिश्चित आकार में बंधे रहने के लिए यह प्लाज्मा झिल्ली इसकी चारों तरफ घिरी हुई होती है। ठीक है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्णनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली, वर्णनात्मक परागमय झिल्ली। इसको एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्णनात्मक परागमय झिल्ली। ठीक, अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या है, इसलिए जीव द्रव कला को भी इसलिए जीव द्रव कला भी कहते हैं। एक तो इसमें वर्णनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, दूसरा इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव कला। क्या कहते हैं, जीव द्रव कला। अब इसको जीव द्रव कला क्यों कहा गया, ये जो सेल है, ये जो सेल आपकी दिख रही है, अब इसके अंदर ये जो भरा, ये जीव द्रव्य जो भरा है, इसका जो लिक्विड पदार्थ, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य जो भरा है, इसको रोकने के लिए कौन है, इसकी एक बाहरी परत है, ये जो एक परत है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसको कई नामों से कहा जाता है, कई नाम इसके हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके कई नाम हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, तो ये जो जीव द्रव्य, ये जो पदार्थ है, इसको रोकने के लिए जो बनी है झिल्ली, इसको हम जीव द्रव कला भी कह सकते हैं। कला मतलब वह होती है किसी वस्तु को रोकने। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु है, इसकी किनारे किनारे जो भी बना है, इसको रोकने के लिए अगर जो भी चीज़ है, उसे हम कहेंगे कला। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड, एक पाइप में एक रबड़ का, मतलब एक बैलून है, उसके अंदर अगर पानी भर दिया गया है, एक समझिए एक अगर बैलून है, बैलून
इसके अंदर अगर पानी भर दिया गया है, अब ये बैलून इसका क्या हो गया, ये जो परत है इसकी बैलून की, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई कला। क्या हो गई, कला। इसको क्या कहेंगे, कला। तो उसी प्रकार से ये भी इसकी क्या हो गई, ये जो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जीव द्रव्य कला। क्या कहेंगे, एक तो वर्णनात्मक परागमय कला, वर्णनात्मक परागमय झिल्ली या कला, कला नहीं यहाँ पे झिल्ली दिया है, वर्णनात्मक परागमय झिल्ली, और दूसरा है जीव द्रव्य कला। ठीक है, इसके दो नाम, इसको और दो नाम से जाना जाता है। यह रचना पौधों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। मतलब जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका तथा जो जंतु कोशिका होती है, यह दोनों में पाया जाता है, दोनों में। ठीक है, दोनों में यह पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में यह पाई जाती है। मतलब जंतु की जो कोशिका होती है उसमें भी ये झिल्ली पाई जाती है, जंतु की कोशिका में, और पादप की कोशिका में भी यह झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखें। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक भीतर स्थित होती है। अब जो ये पादप कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं। ठीक है, ये जो पादप कोशिकाएं होती हैं इसमें सबसे पहले होता है कोशिका भित्ति। अभी हमने आपको बताया ना, एक होता है कोशिका भित्ति के नाम से। हाँ, तो कोशिका भित्ति के नाम से जाना भी जाता है। तो ये जाने जाते हैं किस में, ये जाना जाता है पादप कोशिकाओं में, क्योंकि ये भी तो इसका, अब ये पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी भाग होगा, ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। उसके बाद उसके ठीक नीचे ये आएगा, ठीक भीतर स्थित होती है क्या, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। मतलब इसमें दोनों होती है, इसमें ये दोनों पाई जाती है, पादप कोशिका में दोनों की दोनों पाई जाती है। यह पादप कोशिकाओं में दोनों पाई जाती हैं। तो अब आगे देखिए, जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। अब इसमें तो ये दूसरे लेयर पे हो गई, ये पादप कोशिका में ये दूसरे लेयर पे हो गई, दूसरे लेयर पे ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता। जंतु कोशिका में सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली ही होती है, सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली ही होती है। उसके अंदर इसके सभी पदार्थ जो है ऐसे ऐसे भरे रहते हैं, जो भी इसका पार्ट है और जो जीव द्रव्य सब कुछ इसके अंदर ऐसे ही भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर सब के सब भरे रहते हैं। और इसका कुछ आकार देखें कि इसका आकार जो है, कोशिका झिल्ली की संरचना तरल मोज़ेक मॉडल, ये एक इसका मॉडल होता है, तरल मोज़ेक मॉडल। इसमें ये देखिए कैसी इसकी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार की, ये देखिए होता है लिपिड परत, ये जो दिखाई गई है ये लिपिड परत, ये है जो ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए लिपिड परत है। और ये देखिए क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखिए परिधीय प्रोटीन, ये एकदम किनारे पे इसके परिधि पे होता है, इसको इसीलिए कहते हैं परिधीय प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ये देखिए ग्लाइकोलिपिड जो ऐसे ऐसे इस संरचना है ना, ये सब ये ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये भी देखिए परिधीय प्रोटीन है, क्योंकि ये किनारे पे है इसीलिए इसको परिधीय प्रोटीन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसीलिए परिधीय प्रोटीन कहते हैं। अब इतना आपको पूरा ये क्लियर हो चुका होगा, जो हमने आपको ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में हमने आपको बताया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, इसी में ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें यह दिया है कि कोशिका कला की जो संरचना है, ये जो कोशिका कला की संरचना है, इसको सन 1972 में, कब, सन 1972 में, सन 1972 में सिंगर तथा निकलसन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने
इनके द्वारा जो है जिन्होंने ये प्रस्तुत किया था तरल मोज़ेक मॉडल, एक मॉडल का जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार पे यह अभी तक ही यही तरल मोज़ेक मॉडल, इनके अनुसार यही अभी तक माना जाता है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला की रचना किससे हुई है? फास्फोलिपिड अणुओं के 2 परतों से बनी अत्यधिक गाढ़े तरल से होती है। मतलब फास्फोलिपिड एक तरल पदार्थ है जिसके अणुओं के 2 परत होते हैं, जिससे अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़े जैसा आपने देखा होगा कोई चीज़ गाढ़ा रहता है, जैसे कभी कभी आपके घर में दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार की, जैसे ये समझ लीजिए एक गाढ़ा टाइप का ये लिक्विड पदार्थ होता है जिससे यह बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड के अणुओं से, फास्फोलिपिड के अणुओं के 2 परतों से अत्यधिक गाढ़े तरल पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, अत्यधिक गाढ़े तरल पदार्थ से बनी होती है, मतलब फास्फोलिपिड के जो 2 अणुओं की जो परत होती है उसके सबसे अत्यधिक गाढ़े तरल पदार्थ से यह बनी होती है। जल में विलेय अधिकांश पदार्थ इन परतों के पार नहीं जा सकता। मतलब इसका मतलब यह है कि जो जल में विलेय होता है, विलेय विलायक आपने पढ़ा होगा वो साइंस में ही, फर्स्ट चैप्टर में कि सेकंड चैप्टर में विलेय विलायक ऐसा है। तो विलेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए जल है, अगर 1 लीटर जल है, 1 लीटर पानी है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक मिला दिया। क्या? 1 चम्मच नमक मिला दिया। अब ये जो नमक की मात्रा है यही हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगी। क्या? विलेय हो जाएगा, विलेय। ठीक है, जो भी विलेय हो जाएगा। तो आप समझ गए ना विलेय क्या होता है? विलेय वही होता है जैसे किसी ज़्यादा मात्रा में, जैसे 1 लीटर पानी में यदि हम 1 चम्मच नमक मिला दें तो ये 1 चम्मच जो नमक है यही हमारा क्या होगा? ये हमारा 1 चम्मच नमक जो है यही हमारा विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा विलेय कहलाएगा। क्या? विलेय। ठीक है, तो इस विलेय जल में विलेय अधिकांश पदार्थ इन परतों के पार नहीं जा सकते। मतलब ये जो प्लाज्मा झिल्ली की जो परत होती है इसके इससे जो इसका जल होता है इसके अधिकांश मात्रा इसके पार नहीं जा सकती। ठीक है, इसके पार नहीं जा सकती, इसके पार नहीं जा सकती। आपने समझ लिया ना? ये जो इसकी जो ये परत होती है इसके पार जो तरल पदार्थ या जो विलेय टाइप का होता है इसके अंदर जो जल, वो इसके ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। हाँ, यदि ये जिसको चाहेगा उसी को अंदर बाहर कर सकता है। ठीक है, तो कोशिका कला में प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं। प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसके कुछ अणु पाए जाते हैं कोशिका कला में। ठीक है, परंतु साबुत परत के रूप में नहीं। मतलब जो साबुत परत होती है उसके रूप में ये नहीं पाया जाता है, बल्कि अलग अलग अणु मजिक के रूप में बिखरे हुए होते हैं। मतलब ये जो अलग अलग अणु होते हैं ये ऐसे बिखरे से इसमें होते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन अणु के, कुछ वसा के और कुछ अणुओं के परतों की बाहरी सतहों पर लगे होते हैं। मतलब कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली ये होती है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन के अणु ऐसे चिपके होंगे, कुछ जो है वसा के अणु से चिपके होंगे,
और भी चीज़ के ऐसे ढीले ढीले होते हैं, मतलब ऐसे ढीले टाइप के, ऐसे इसमें हल्के हल्के से ऐसे चिपके रहते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया है। इसमें प्रोटीन के अणु वसा के अणुओं की परत को बाहरी सतहों पर वसा के अणुओं की परत की बाहरी सतहों पर लगे रहते हैं। मतलब ये जो वसा की अणु की परत होती है इसमें, उसकी बाहरी सतहों पर प्रोटीन के अणु लगे रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अणु लगे रहते हैं, परंतु ढीले ढीले और अलग भी हो सकते हैं। और ये जो है ये कभी कभी तो ऐसे टाइटली एकदम चिपके रहते हैं, कभी कभी ये ढीले ढीले भी हो जाएंगे, कभी कभी अलग हो जाएंगे इससे, तो ऐसा भी होता रहता है। और दूसरी ओर कुछ प्रोटीन के अणु वसा की परतों में धंसे होते हैं। देखिए आ गया ना, तो ये जो कुछ प्रोटीन के अणु जो हैं ये वसा की परतों में ऐसे एकदम पूरा, जैसे ये वसा की परत है, ये वसा की परत है, तो इसमें जो प्रोटीन के अणु हैं एकदम एकदम ऐसे पूरा एकदम धंस जाते हैं, ये निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया है। इन्हें समाकल प्रोटीन, तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? समाकल प्रोटीन। क्या कहते हैं? समाकल प्रोटीन। क्या कहते हैं? समाकल प्रोटीन। ठीक है, जो वसा के परत में धंसे होते हैं, वसा की परत में जो धंसे होते हैं प्रोटीन के अणु, उन्हें ऐसे प्रोटीन के अणु को क्या कहते हैं? समाकल प्रोटीन। ठीक है, और कुछ समाकल प्रोटीन इतने बड़े होते हैं और इस प्रकार धंसे रहते हैं कि इनके दोनों किनारों पर वसा की दोनों परतों से बाहर निकले रहते हैं। मतलब इसमें देखिए बता रहा है कि जैसे अगर ये वसा की परत है एक, तो इसमें इतनी तेजी से ये धंसे होते हैं कि इधर से धंसते हैं और इधर भी निकल जाते हैं, इधर भी, इसके अंदर भी पूरा, और इस परत के बाहर भी पूरा, ऐसे 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 ये निकले रहते हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा धंसे होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया है। तथा अब देखिए इनके अंदर एक लंबी सकरी गुहा भी होती है। कैसी? मतलब ये जो प्रोटीन ये जो होती है इसके अंदर जो धंसी होती है, ये मान लीजिए ऐसा परत गई है, अब इसके अंदर जो प्रोटीन धंसी है, अब इसके अंदर ऐसी एक गुफा जैसे गुहा ऐसी होती है जो कि कला के आर पार होती है। देखिए बताया ना, जो कि कला मतलब ये इधर से जाएगी, ये पूरा कला, ये जो कला है इसके आर पार हो गई ना, इधर से गई इधर निकल गई, तो आर पार हुई ना, तो ये इसमें बताया कि कला से आर पार होती है। इन प्रोटीनों को कैसे प्रोटीन करके कहते हैं? इन प्रोटीनों को टनल प्रोटीन कहते हैं। टनल आपने टनल सुना होगा ना, मतलब जो टनल होते हैं, ट्रेन जाती है और क्या पुल होता है ऐसे ना, तो वही उसमें ऐसे गुफा जैसी होती है ना, तो वही इसमें बताया गुहा। इसमें भी अब एक जैसे ऐसे प्रोटीन है, अब इसके अंदर भी ऐसे ही पाइप जैसे है ना, ये बना पाइप जैसे कुछ ऐसी संरचना इसमें बनी है, तो ये भी इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? टनल प्रोटीन। क्या कहा गया इसको? टनल प्रोटीन भी कहते हैं। कोशिका कला लगभग 75A, ये एक इसका मात्रक होता है 75A, यानी 7.5 गुणे 10⁻⁹ मीटर तक होती है, मोटी होती है। छिद्रिल यानी पोरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, छिद्रिल एवं अर्धपरागमय झिल्ली होती है। तथा इसको क्या कहते हैं? छिद्रिल एवं अर्धपरागमय झिल्ली। मतलब ये जो झिल्ली ऐसी ये होती है ये प्रोटीन के कारण, इसको क्या कहा जाता है? अर्धपरागमय झिल्ली या पोरस या छिद्रिल झिल्ली। छिद्रिल मतलब इसके जो प्रोटीन है इसमें ऐसे छेद, प्रोटीन इसमें धंसे हैं, तो प्रोटीन ने कवर किया है ना इसका जो पूरी परत है, और ये प्रोटीन के अंदर अंदर ऐसे छिद्र हैं, पूरा टनल बनाए हुए, पूरा एकदम पूरा पुल बना है नीचे से, पूरा एकदम अंदर से इसके होल है, तो वह इसमें कहा छिद्रिल, जो कि इसको पूरा एकदम छेद करते हैं, ऐसे आर पार निकला है ना पूरा, इसको ऐसे छेद पूरा एकदम छिद्रिल करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्धपरागमय झिल्ली या छिद्रिल झिल्ली।
ठीक है, इसको कहा जाता है। अब इसका एक नेक्स्ट भाग आता है कोशिका झिल्ली। इसी का भाग है, मतलब कोशिका झिल्ली का भाग ये है कि इसके कार्य क्या होते हैं, क्या इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है। तो पहला है तो इसका कार्य है कि यह विभिन्न पदार्थों को, मतलब अलग अलग पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में प्रवेश तथा उनके बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमने बताया ना इसके पहले वाले स्लाइड में कि जो है वो जिसको चाहेगा उसी को अंदर या बाहर बुलाएगा, या अंदर बुलाएगा या बाहर करेगा, तो वही इसमें देखिए बताया है। और दूसरा जो है, दूसरा इसमें क्या दिया है देखिए, दूसरा इसमें दिया है कि यह बाहरी तरल ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर कर, मतलब बाहरी जो इसके तरल या ठोस पदार्थ हैं उसको चारों ओर से घेर कर कोशिका में रखती है। मतलब ये जो कोशिका, ये जो तरल पदार्थ है या ठोस मतलब इसके जो पार्ट हो गए, तरल ये जो जीव द्रव्य हो गया, इसके ये पूरा एकदम घेर को उसको रखती है। ठीक है, तो इसमें बताया है जहाँ इनका पाचन होता है। अब इसके अंदर ही इनका पाचन उचन सब कुछ प्रक्रिया इसके अंदर ही होती है। यह कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। मतलब अब ये जो कोशिका है इसमें जो पार्ट इसके बेकार हो गए हैं, तो एक पार्ट होता है इसमें लाइसोसोम, अभी वो आगे मिलेगा, तो वो क्या करता है इसको जो है गला, जैसे ये लाइसोसोम है तो अभी इसका काम होता है गलाना, जो भी पार्ट बेकार हो गया उसको ये गला देता है, पचा देता है। तो गलाने पचाने के बाद जो भी बचता है उसको भी ये क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। क्या जो इसका मतलब जो कोशिका के अंदर जो कार्य का नहीं रहेगा उसको ये बाहर निकाल देता है। कौन? ये झिल्ली जो है ये इसको बाहर निकालने में मदद करती है, इसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। कोशिका झिल्ली क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को, जो बेकार पदार्थ हो जाते हैं कोशिका के अंदर, उसको यह बाहर निकाल देती है। और इसका तीसरा कार्य क्या है, यह कोशिका को निश्चित आकार देती है। देखिए ना, आकार की बात आई तो जैसे ये, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी काय है, ये इसकी जीव द्रव्य है, ये लाइसोसोम है, और इसके बहुत सारे ऐसे पदार्थ पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे इसके छोटे छोटे बहुत सारे मतलब पार्ट हैं। अब देखिए ये ऐसे बिखरे हुए हैं तरल पदार्थ, ये लब 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 देखिए बह के हैं, ये इधर इधर ये सब निकल रहा है। तो अब बताइए ये सब क्या है, ये सब बह रहा है ना, तो ये क्या चाहिए इसको ये चाहिए कि ये एक ही कोई ऐसी चीज़ जो इसको समेट के रखे। जैसे मान लीजिए अगर एक टैंकर है, पानी वाली टंकी, वो टंकी टंकी जो होती है हमारी छत वाली पानी वाली, वो इसको किनारे किनारे पे ये क्या होता है, ये प्लास्टिक की होती है ना, ये एक परत होती है ना, और इसके अंदर ही हमारा क्या पानी भरा होता है। पानी ऐसे पूरा हमारा ये पानी भरा होता है पानी। तो अब ये पानी भरा है, अगर ये परत ना रहे, अगर ये परत हमारी ना रहे, ये परत हमारी ना रहे, तो अब बताइए पानी क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या होगा ये पानी, ये पूरा पानी ऐसे ऐसे बह जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है कोशिका में भी, ऐसा ही कुछ कोशिका में भी होता है। तो यह जो टैंकर जो है, ये जो टैंकर है, इसकी जो प्लास्टिक है, यही प्लास्टिक समझो ये कोशिका में, ये कोशिका झिल्ली जो है इसी टैंकर का काम करती है। ये प्लास्टिक यही समझ लीजिए, ये इसी प्लास्टिक का, इसी टैंकर का यही काम करती है। और इसी टैंकर के अंदर ये सभी इसके पदार्थ इसके ये जो है भरे होते हैं, सभी पदार्थ या इसके जो पार्ट हो सब कुछ इसी टैंकर के अंदर ही रहते हैं। समझ में आए? जैसे ये टैंकर है, इसके अंदर ये सब पानी भरा है, तो उसी प्रकार से कुछ ये भी एक
कोशिका झिल्ली जो है ये भी एक प्रकार की टैंकर है। अब इस टैंकर के अंदर ये सब पदार्थ या पार्ट जो भी सब कुछ इसी के अंदर भरे हैं, जो कि इसको एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। अब जैसे ये टैंकर है तो ये कुछ इस प्रकार का इसको आकार प्रदान कर रहा है, तो वैसे ही ये जो कोशिका झिल्ली है वो इसको एक गोल आकार या और भी किसी आकार की इसको संरचना जो है प्राप्त करती है, इसको आकार सुनिश्चित या निश्चित आकार इसको एक देती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए आती है कोशिका भित्ति, जो कि किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। किसमें? पादप कोशिकाओं में यह पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, किन में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। अतिरिक्त मतलब दोनों, जैसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में यह पाई जाती हैं। ठीक, यह निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो होता है यह किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक बहुत जटिल पदार्थ है, और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कैसा, क्या करता है ये? पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका निर्माण कोशिका द्रव व उसके स्रावित पदार्थों द्वारा होता है। जो कोशिका द्रव होता है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, उसके द्वारा तथा स्रावित पदार्थ, जो एक स्रावित पदार्थ होता है उसके द्वारा इसका जो है निर्माण होता है। यह उससे उत्पन्न होता है। क्या? ये सेलुलोज जो है कोशिका द्रव तथा स्रावित पदार्थों से उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। अब गाल्जी उपकरण पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब ये जो है हमारा एक होता है गाल्जी उपकरण। क्या होता है? गाल्जी उपकरण। यह एक प्रकार का उपकरण होता है। जैसे गाल्जी उपकरण मतलब एक पार्ट है इसका, मान लीजिए। हाँ, एक इसका एक कोशिका की एक पार्ट है। ये जो है सेलुलोज को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अदा करता है। ठीक है, सेलुलोज को उत्पन्न करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? गाल्जी उपकरण। क्या नाम है इसका? गाल्जी उपकरण सेलुलोज को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये जो जंतु कोशिका होती है इसमें सिर्फ क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है इसमें? सिर्फ इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका भित्ति निम्न परतों से बनी होती है। कोशिका भित्ति अकेले ही नहीं होती है, कोशिका भित्ति निम्न परतों से बनी होती है। ये जो देखिए अब यहाँ पे ये परत दिए गए हैं, इसमें कितनी परत होती है? इसमें 3 परत होती हैं। 1 2 3। अब ये तीनों देखिए, एक होता है मध्य पटलिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, यह पैक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना अस्तर है। ये किससे बना है? पैक्टिन एक पदार्थ जैसे ये भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट का बना एक अस्तर है जो 2 कोशिका भित्तियों को जोड़ता है। देखिए इसमें बताया ना कई परत होती हैं। हाँ, तो वही इसमें बता रहा है कि ये कई कोशिका भित्तियों को एक साथ जोड़ता है, जिससे एक मोटी सी कोशिका भित्ति बनती है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और ये कोशिका किसमें? सिर्फ पादप कोशिकाओं में
पाई जाती है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। मध्य पटलिका के दोनों ओर, जो मध्य पटलिका यानी ये जो मध्य पटलिका मिडल लैमेला होती है, इसके दोनों ओर सेलुलोज की पतली व लचकदार परत प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। मतलब इसके जो है दोनों ओर, जैसे ये मध्य पटलिका तो इसके दोनों ओर ये एकदम लचीलीदार तथा प्राथमिक कोशिका सेलुलोज की, ये कैसी होती, किसकी होती, सेलुलोज की लचीलीदार परत होती है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कैसी होती है, लचीलीदार, किसकी होती है, सेलुलोज की होती है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए तीसरा आता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। क्या आता है, द्वितीय कोशिका भित्ति, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज, किसकी, सेलुलोज की तो होती है, वह लिग्निन भी एक पदार्थ टाइप का होता है, जिसकी यह लिग्निन की बनी अपेक्षाकृत मोटी तथा प्राथमिक भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है। मतलब ये लिग्निन तथा सेलुलोज की बनी होती है और कैसी होती है, एक मोटी सी परत होती है, इसकी मोटी सी परत होती है, जो कि प्राथमिक भित्ति, मतलब ये जो आपका दूसरा वाला है ये प्राथमिक भित्ति, इसके भीतरी, मतलब ये जो प्राथमिक भित्ति है इसके अंदर की सतह पर यह स्थित होती है, भीतरी अंदर की सतह पर यह स्थित होती है। कौन, द्वितीय कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आपने मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, आपने ये तीनों इसकी भित्ति के तीनों पार्ट को देख लिया। और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये आपने पूरी अच्छे से समझ लिया, और इसका क्या कार्य होता है इसको भी आपने पूरी अच्छे से समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।